हेलो भाई सभी लोग। तो कैसे हो? अपन ने पिछले लेक्चर में राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करी थी जिसमें अपन ने ओरिजिन ऑफ राजस्थान देखा और आज अपन इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली आपने वो वीडियो देखा है और अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं। जब लिखवाने वाली चीज़ें आएंगी तब मैं आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी में अपन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अपन एक हल्का सा क्विक रिकैप ले लेते हैं अपन ने जो पढ़ा उसका। अपन ने कल क्या देखा था? अपन ने देखा था ओरिजिन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का ओरिजिन या फिर वर्ल्ड का ओरिजिन। उसमें अपन ने एल्फ्रेड वैगनर की एक थ्योरी का इस्तेमाल किया था जिसका नाम याद है आपको? विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन, या फिर इसका नाम क्या दिया था अपन ने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसने क्या बताया था कि ऐसे एक करके ये पृथ्वी थी स्टार्टिंग में कार्बोनिफेरस पीरियड में। ये था पेंजिया, ये बन गया पैंथालासा। ठीक है। और ये 29% बताया था, ये 71% बताया था। फिर ये दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ वो चीज़ अपन ने देखी थी। वो वैगनर ने तो नहीं बताई, बट अपन ने समझने के लिए कंसेप्ट्स देखो जितने अच्छे होंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। तो फिर बाद में ये अर्थ टूट गई, फिर ये बना पेंजिया। एक सेकेंड, ये बना भाई अंगारा लैंड और इधर बन गया गोंडवाना लैंड। फिर अपन ने देखा था कि अंगारा लैंड से कौन से महाद्वीप बनते हैं और गोंडवाना लैंड से क्या बनता है और टेथिस सागर से क्या बनता है। फिर अपन ऐसे करते करते आ गए थे अपने राजस्थान पे। राजस्थान के रेफरेंस में अपन ने क्या देखा? इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जी और टी देखा था। जी में अपन ने क्या बोला था? 2 और 4, इसमें 1 और 3। अपन ने क्या की नोट करे थे? ये राजस्थान का अगर एक मैप बनाएं तो ये अरावली जा रही थी, ये मरुस्थल है, ये अरावली है और ये मैदान है तो मैं एम से लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये हाड़ौती का पठार है जो एच से लिख देते हैं। इसको मैंने बोला था 1, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, तो 4। क्या आप मुझे बता सकते हैं नए वाले कौन से हैं और पुराने वाले कौन से हैं? ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया यहाँ तक राजस्थान की ओरिजिन, कैसे राजस्थान आया। अब अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब में राजस्थान की क्या स्थिति है, जो पृथ्वी है वहां अपन कैसे बताएं कि राजस्थान कहाँ है। इस चीज से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन अपन पहले समझते हैं राजस्थान की स्थिति समझने के लिए। अपने को पहले दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, एक का नाम होता है लैटिट्यूड, एक का नाम होता है लॉन्गिट्यूड। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अक्षांश और देशांतर। ये दो चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी और ये इतना अच्छे से समझेंगे अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास में अर्थ। ठीक है। अब अर्थ को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। अर्थ को बीच में से अपन ने काट लिया। अपन ने कल दिशा डायरेक्शन वगैरह समझी थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन है ये ऊपर वाली? नॉर्थ है भाई, आपको याद है। ये वाली क्या है? सॉरी, ये वाली क्या है? साउथ या फिर दक्षिण। ठीक है। अब अगर अपन एक गोले को, मतलब गोला जो होता है उसको दो पार्ट में काट देते हैं तो बनते हैं अर्ध गोले, मतलब गोलार्ध बनते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो हेमिस्फेयर बनते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं जल्दी से कि अर्थ जो होती है एग्जैक्ट गोल नहीं होती। अर्थ होती है कुछ ऐसी सी। हम्म, अर्थ होती है कुछ कुछ ऐसी सी। इसको नाम भी दिया जाता है जियोइड शेप। जियोइड क्यों हो जाती है ऐसी? क्योंकि अर्थ करती है स्पिनिंग, कंटिन्यूस स्पिनिंग करती है। स्पिनिंग की वजह से क्या होता है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से अर्थ बल्ज आउट हो जाती है और ऐसी शेप निकल के आती है जिसको हम कहते हैं जियोइड शेप। तो ये गोल नहीं है। चलिए ठीक है, छोड़ो। फिर यहाँ पे अपन ने अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको मैं उत्तरी गोलार्ध बोल दूं, या फिर मैं इसको बोल दूं नदर्न हेमिस्फेयर, इसको मैं बोल दूं सदर्न हेमिस्फेयर, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक की चीज समझ में आई? होता क्या है, अब अपन ने अर्थ को काटा है बीच में से। बीच में से जो काटे हैं, मान लीजिए एक बॉल को आपने बीच में से काट दिया
तो एक प्लेन बन गया, सर्कुलर प्लेन, वृत्ताकार प्लेन। बॉल है अभी भी, उस वृत्ताकार प्लेन के एकदम बीच में पॉइंट में आप बैठ जाइए। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको एज अ प्लेन लेंगे। प्लेन कैसे लेंगे इसको, एक सेकेंड। अपन सबसे पहले इसको बीच में से काटा था, फिर अपन इसको एक प्लेन बना लेंगे। ठीक है, ये 3D में डायग्राम है तो ऐसे लग रहा है जैसे टेढ़ा मेढ़ा काटा है, लेकिन ये सीधा प्लेन है, एकदम सीधा हॉरिजॉन्टल। इस प्लेन को मैं एक कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि अर्थ के बीचों बीच वाला ये प्लेन है। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर हुई आपको। फिर इस प्लेन को अगर मैं बोलूं, एक सेकेंड, तो ये जो चीज है यहां एकदम सेंटर पॉइंट में इसका दिखा सकता हूं। मैंने बोला आप यहां बैठ जाइए, आप एक बॉल के एकदम बीचों बीच बैठे हैं। ये वाला जो प्लेन है ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए ही इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर मैं इसको बोल दूं इक्वेटर। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो विषुवत बोलेंगे या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, देखिए आप इसको ऐसे भी इमेजिन कीजिए, क्योंकि अपन अक्षांश देशांतर समझ रहे हैं तो वहां पे अपने काम आएगा। अपने को प्लेन में काटना नहीं है, लेकिन बाहर से समझना पड़ेगा। एक बॉल लीजिए, बॉल को बीचों बीच धागे से बांध दीजिए, पतले धागे से। आपने जो पतला धागा बीचों बीच बनाया है वो इक्वेटोरियल लाइन है, भूमध्य रेखा है। अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, या मैं इसको बोल दूं अक्षांश। अपन पढ़ रहे हैं अक्षांश। तो ये जो बना है प्लेन, इसको बोलते हैं अपन इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहां पे आप बैठे हैं। अब मैं एक काम और करता हूं, इस अर्थ को इस तरीके से बीचों बीच एक लाइन ये और खींच ली। अब आप यहां बैठे हैं, यहां बैठे बैठे ये पूर्व दिशा थी, तो डिफरेंट पेन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये थी पूर्व दिशा, ये थी वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। अब देखिए आप यहां बैठे हैं एकदम, और मैंने आपको बोला कि आप इस डायरेक्शन में देखिए, एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इससे आप कितने डिग्री का एंगल बना रही है आपकी आंखें? 0 डिग्री एंगल। तो इसलिए इक्वेटर को बोल देते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्योंकि ना तो ये नॉर्थ में है ना ये साउथ में है, इसलिए इसको 0 डिग्री अक्षांश ही कह के छोड़ दो। अब चलते हैं ऊपर की ओर। आप यहां बैठे थे इस सेंटर पॉइंट पे। मैंने बोला कि आप अपनी आंखें जो सीधी कर रखी है उसको ऊपर उठाइए और थोड़ा ऊपर देखना स्टार्ट कीजिए। आप यहां देख रहे थे बेसिकली फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की ही सरफेस पे आप इतना ऊपर देखना शुरू कीजिए। यहां कहीं एंगल बनाइए अपना। इस एंगल को मान लेते हैं कि ये 1 डिग्री एंगल आपने अपनी आंखें घुमा ली। तो मैंने इसको 1 डिग्री नॉर्थ से रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर मैं इसको बोलूंगा उत्तरी अक्षांश। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां तक का समझ में आया क्या? एंगल कहां से बन रहा है? एंगल ये वाला है भाई। मैथ्स पढ़ी है आपने, बेसिक मैथ्स, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ऐसे ही करते करते मैं 2 डिग्री पे भी देख सकता हूं, 3 डिग्री पे भी देख सकता हूं। मान लेते हैं कि मैंने फाइनली आपको बोला कि आप भाई देखिए, आपने जो देखा है वो है इस बार
45 डिग्री नॉर्थ। 45 डिग्री नॉर्थ पे आपने देखा है। अब आपने इस पॉइंट पे आप देख रहे हो अर्थ के, तो ये 45 नॉर्थ का एक पॉइंट बन गया। ये वाला एंगल, ये संपूर्ण एंगल, ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक की समझ में आई आपको बात? ऐसे ही करके आप क्या करिए, अर्थ की ही सरफेस पे इसी के पैरेलल वाली साइड में, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर डायरेक्शन में, या मैं ऐसे कह दूं कि मैं अर्थ को एक बार के लिए यहां से और काट देता हूं। इसको आपको समझने के लिए अपनी इमेजिनेशन पावर भी लगानी पड़ेगी भाई, ये मेरे अकेले का नहीं है, मेरा इतना ही रोल है, मैं बढ़िया से बढ़िया समझा सकता हूं, लेकिन इमेजिन करते हुए आपको चलना है। तो ये समझिए कि ये बॉल है, मैंने इसको 45 डिग्री से, कैसे 45 निकाला? यहां से देख के ऐसे करके अपन ने इसको 45 निकाला, फिर अपन ने इसको यहां से सीधे काट लिया। ये जो सीधा काटा है, ये जो सीधा कटा हुआ प्लेन है, बॉल को काटना, आप बॉल को लेना, बॉल को बीचों बीच से काटा तब तो इक्वेटोरियल प्लेन, फिर 45 डिग्री से काटोगे तब भी तो एक सर्कल बनेगा ऊपर। वो जो प्लेन है, वो पूरा प्लेन, वो प्लेन है 45 डिग्री अक्षांश का। यानी कि अब आप बॉल लीजिए, अपनी बॉल के सबसे पहले आपने बीचों बीच धागा बांधा था, अब एक धागा 45 डिग्री पे बांध दीजिए, तो ये संपूर्ण जो वृत्त बना है अर्थ की सरफेस पे, वो संपूर्ण पॉइंट क्या है? 45 डिग्री अक्षांश। समझिए बात को। आप यहां पे बैठे थे ना, मान के चलना कि ये कोई घूमने वाली चेयर पे बैठे हो आप, आपने यहां पे देखना शुरू किया, वो वृत्त जो है 45 डिग्री वाला, उसके हर पॉइंट पे आप देखते 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 घूम रहे थे, पूरा पूरा घूम लिए आपने, तो ये सारे ही एंगल बन गए अपने सामने। मैं इसको अगर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं प्लेन की फॉर्म में, तो कुछ ऐसा डायग्राम आ जाएगा या नहीं आएगा, मुझे तो ये बता दीजिए। आएगा? तो ये अपने पास में बन गया एक 45 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश, या फिर मैं बोल दूं लैटिट्यूड। याद करने के लिए, लेटी मतलब लेटा हुआ, लेटी हुई लाइन है ना, तो लैटिट्यूड अक्षांश। ठीक है, वैसे ही इधर भी ये 45 डिग्री है, ये कहां तक जा सकता है? पहले इसी को ही कर लेते हैं खत्म। ये 45 डिग्री, यहाँ पे मान लो 50 आ जाता है, यहाँ पे ऐसे करके 70 करके अपन पहुंचे, फिर धीरे 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 करके 90 तक तो पहुंच गए भाई। इसको मैं 90 डिग्री नॉर्थ बोल सकता हूं ना, बोल सकते हैं इजीली। लेकिन जैसे ही मैं इधर जाऊंगा इस वाले पॉइंट पे, चलो मान लेते हैं कि आप ये बोलोगे कि भाई ये वाला एंगल तो 90 से बड़ा है, मैथ्स में अपन ने यही सीखा है। लेकिन मैंने बोला कि कोई भी अक्षांश जो होता है वो संपूर्ण वृत्त होता है, तो ये भी एक वृत्त होगा। इसको मैं डिफरेंट पेन से यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, थोड़ा रहने दो इसको, एक बार के लिए ऐसे ही पड़े रहने दो। तो ये डिफरेंट वृत्त हो गया। वैसे ही 90 के आसपास आप इस डायरेक्शन में जब जाओगे, तो ये भी तो किसी न किसी वृत्त का पार्ट बनेगा। यानी कि आपने यही वाला अक्षांश फिर से बता दिया, तो उसका नया नाम कैसे दे सकते हैं भाई? नहीं दे सकते ना, तो यही वाला अक्षांश हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये 80 वाला अक्षांश था, ठीक है, या 88 वाला मान लीजिए आप। 88 डिग्री क्या था? नॉर्थ। तो इस डायरेक्शन में कैसे ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये दोनों एक ही सर्कल पे हैं। अर्थ के एक जो छोटा सा धागा और बांध लीजिए अपनी बॉल के ऊपर ही ऊपर, 88 डिग्री आ जाए वैसे, तो दोनों ही 88 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको भी भाई मुझे 88 डिग्री नॉर्थ ही लिखना पड़ेगा, या इधर देख लीजिए, इसको मुझे 70 डिग्री नॉर्थ लिखना पड़ेगा, या 45 डिग्री नॉर्थ लिखना पड़ेगा, इधर 1 डिग्री या जो भी है। समझ में आई बात? तो ये होता है अक्षांश। अब अक्षांश को एक इसका रोल क्या है अक्षांश का? अक्षांश हमें लोकेशन बताता है। मान लेते हैं कि अर्थ के ऊपर आप यहां किसी भी एक सरफेस पे बैठे हो। एक अर्थ का मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं जल्दी से आपके लिए। भाई जैसे ये अर्थ है, इस पे ये वाला अक्षांश था। अब मैं सीधी रेखा खींच रहा हूं, समझ जाइएगा ये पूरा गोला एक धागा है जो बंधा हुआ है। यहां पे आप कहीं बैठे थे, मान लेते हैं अर्थ की सरफेस पे, यहां बैठे हो, कहीं भी बैठे होगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मान लेते हैं 65 डिग्री है। तो आप अगर यहां बैठे हो, इस पॉइंट पे बैठे हो, तो भी आप 65 डिग्री अक्षांश पे बैठे हो, और अगर यहां बैठे हो तो भी 65 डिग्री अक्षांश पे बैठे हो। अब आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा होगा कि अक्षांश आपकी लोकेशन बताने में हेल्प तो करता है, लेकिन क्या ये पूरी हेल्प कर रहा है?
आपको कंफ्यूज कर रहा है ये अकेला। कैसे? मैंने बोला कि भाई मैं 65 डिग्री नॉर्थ पे बैठा हूं, इतना सा बोल के छोड़ दिया, ये भी 65 डिग्री नॉर्थ है, ये भी 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री, ये भी 65, और इसके पीछे जो जा रहा है वो भी 65 डिग्री है, अकेले इससे पार नहीं पड़ेगी। तो ये स्थिति बताने के काम तो आता है, लेकिन ये अकेले स्थिति नहीं बता सकता। अपन अब समझते हैं कि ये डिग्री क्यों बनाई है, इनके क्या रोल है, और ऐसी कितनी डिग्रियां हैं। अपन ने ये देखा कि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है उस पे ये बनाया था इक्वेटर, ऐसे करके अलग अलग धागे बांधे हैं अपने बॉल पे, जो कि वृत्ताकार है, ऐसे करके ये पॉइंट बच जाता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी बच जाता है। अगर मैं इसको पूरा ही कर दूं, ठीक है, यहाँ कहीं 0 डिग्री वाला था इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा, इसके इधर जितने भी आएंगे वो सारे आएंगे किस में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ये वाले आ जाएंगे नदन में। अब आप मुझे देख के बताइए कितने डिग्री लग रहे हैं आपको। 0 डिग्री वाले को एक अकेले को छोड़ दीजिए आप एक बार के लिए, ये वाले सारे इधर वाले कितने हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगे आपके पास में 90 डिग्रीज टोटल है। 1 से लेके अगर 90 तक मैं गिनूं तो 90 हो जाते हैं टोटल, इधर भी 90 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ है 90 डिग्री एन और इधर है 90 डिग्री एस, तो ये इधर भी 90 डिग्रीज आ जाएंगी। टोटल कितनी डिग्रियां हो गई, 90 90, और ये इक्वेटर वाली एक, तो 181 डिग्रीज हो जाई, तो 181 डिग्री बता दिया, 181 डिग्रीज हो गई। ये क्या बताया है अपन ने, टोटल डिग्रीज। या फिर अगर लाइन पूछे आपसे कि कितनी लाइनें हैं, तो देखिए 0 वाली डिग्री भी एक लाइन है, मतलब पूरा वृत्त है, और 1 वाला 2 वाला अप टू 89 डिग्री तक तो लाइंस हैं। लेकिन जो 90 डिग्री एग्जैक्ट है वो एक पिन पॉइंट नहीं होगा क्या, क्योंकि अपन देख रहे थे यहाँ पे सीधा, एक सेकंड, अपन ने ये जो बनाया था, इसमें आप यहाँ बैठे थे और आपने एकदम ऊपर देखना स्टार्ट किया, तो ये तो एक पॉइंट हुआ, ये तो लाइन नहीं बन सकती, सर्कल नहीं बन सकती। तो ऐसे कितने पॉइंट्स है अपने पास में, ऐसे अपने पास में 2 पॉइंट्स है, कौन से 90 डिग्री एन और 90 डिग्री एस, ये किसी काम के नहीं है। तो लाइंस कितनी हो जाएगी अपने पास में, वो हो जाएगी 0 डिग्री वाली काउंट करेंगे और 2 ऊपर वाली छोड़नी है, 90 डिग्री एन 90 डिग्री एस, तो अपने पास में 179 लाइंस आ जाएंगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, अपन ने जब ऊपर देखा था ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनकी एक दूसरे के बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं आएगी क्या, जब एंगल इक्वल आ रहा है कि 1 डिग्री ऊपर देखा तो 1 डिग्री अक्षांश हो गया, 2 डिग्री ऊपर देखा तो 2 डिग्री, तो इनके बीच में परफेक्ट डिस्टेंस होती है बराबर बराबर। ये जितने भी अक्षांश होते हैं, जैसे ये 2 अक्षांश हैं, इनके बीच में मान लो, या ये 2 अक्षांश है, इनके बीच में किन्हीं भी 2 अक्षांशों के बीच में फिक्स डिस्टेंस होती है, तो ये लगभग होती है 111 किलोमीटर के। आपको यहाँ तक की चीज क्लियर हुई। अब इसका एक इंटरेस्टिंग रोल और होता है, अक्षांशों को अपन पढ़ रहे थे, जल्दी से आप देख लीजिए अक्षांश क्या चीज है। अपन ने इस तरीके से बनाया, ये आ गया अपने पास में, अपन ने सबसे पहले बॉल ली थी, बॉल को एकदम बीचों बीच से काटा था, जो सर्कुलर प्लेन बना वो इक्वल था, इसलिए इसका नाम इक्वेटोरियल प्लेन दे दिया। 0 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि आप बैठे थे एकदम बीचों बीच अर्थ के, और उस टाइम पे 0 डिग्री एंगल बन रहा था सीधे सीधे, तो वो 0 डिग्री अक्षांश कहलाया। फिर उसके बाद में हम ऊपर गए ऐसे करके 90 डिग्री तक जा सकते हैं। फिर जैसे ही 91 डिग्री स्टार्ट करी तो पता चला कि वो तो 89 वाली डिग्री का ही पार्ट है, तो उसको ऐसे नहीं कर सकते, 180 डिग्रीज नहीं हो सकती। टोटल ऐसे करके अपने पास 181 डिग्रीज आई, ऐसे करके, और लाइंस कितनी आ गई अपने पास में, 179 लाइंस।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज और रह जाती है अक्षांशों से ही रिलेटेड, वो क्या है? अक्षांश हमें क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? स्थिति के लिए पढ़ने पड़ रहे हैं। बताया था मैंने, स्थिति बताने के काम आते हैं, लेकिन अकेले सफिशिएंट है नहीं। इसके अलावा इनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अपन उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आप एक बार के लिए ये बना लीजिए, अर्थ बन गई भाई। देखिए, अर्थ जो होती है बेसिकली एकदम सूर्य के सापेक्ष, अगर मैं ये सूर्य बनाऊं, सूर्य थोड़ा छोटा बनाएंगे अपन, ये बन गया सूर्य। इस सूर्य को ये जो सूर्य है, एक सेकंड फिर से बना लेते हैं। हाँ भाई, ये जो सूर्य है इसके चारों ओर अर्थ लगाती है चक्कर, लगाती है ना। अर्थ इसके चारों तरफ इलिप्टिकल फॉर्म में चक्कर लगाती है, वृत्त में नहीं लगाती है। वो चीजें अपन फिर कभी पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी। यहाँ पे अपन अगर इसको सन बोलें, सन के चारों तरफ अर्थ जो होती है वो वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट घूमती रहती है, सर्कुलर पाथ में सन के चारों अराउंड अर्थ घूमती रहती है। लेकिन अर्थ जो है वो ऐसे न होते हुए, मैं बोल रहा था ना कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये ऐसे न होते हुए कुछ ऐसी होती है। अर्थ का जो एकदम इक्वल पार्ट है वो अपन ऐसे नहीं करेंगे सन के अराउंड, सन के सामने ये कुछ ऐसे झुकी हुई रहती है। हम्म, है तो ये भी अभी भी एक गोला, और ये बीचों बीच से काटा हुआ इक्वेटर, ये 0 डिग्री वाला अक्षांश है। लेकिन अब ये सीधा नहीं है, अर्थ के सामने थोड़ी झुकी हुई रहती है। अर्थ अपनी धुरी पे थोड़ी झुकी हुई रहती है। ये चीज अपन बचपन में पढ़ते हैं, अर्थ अपनी धुरी पे झुकी हुई रहती है। इस तरीके से। अभी थोड़ा ज्यादा सही है। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ये वाला नॉर्थ, ये वाला आ जाएगा साउथ, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है ईस्ट। इस तरीके से होती है अर्थ। अब इससे क्या होता है आप मुझे बताइए। ये जो सूर्य है इसकी किरणें ये तो हर तरफ फैला रहा है भाई, अपनी किरणें हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। लेकिन होता क्या है, इस पार्ट को तो अभी अर्थ, अर्थ के इस पार्ट को तो अभी मिल रही है रेडिएशन, यहां तक भी। लेकिन इधर वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक ये कोई वैसे इमेजिनरी लाइन, इसका कोई सेंस नहीं है, इधर वाली डायरेक्शन में सनलाइट नहीं जा पाएगी। तो इधर रहेगा अंधेरा, अंधेरा रहेगा। अर्थ अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के अलावा अपनी धुरी पे भी घूमती है। तो कभी ये वाला हिस्सा सन के सामने होगा, कभी घूम के ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ऐसे घूमती है अर्थ। तो कभी ये वाला पार्ट सन के सामने आएगा तो ये वाला छिप जाएगा, ये वाला आएगा तब ये वाला छिप जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है दिन और रात के खेल। वो अपन देशांतर में देखेंगे अभी 2 मिनट बाद। तो ये वाला सीन है। यहाँ पे होता क्या है कि अब अपन डिग्री अगर रिप्रेजेंट करें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना इस वाली लाइन से, क्योंकि अर्थ जो है वो तो ऐसे है। इसको मैं अगर रेड लाइन से दिखा दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री एस, यहाँ तक जाते जाते 89 डिग्री मान लेते हैं। और इधर से फिर वो ही ऐसे करते करते ये 40, यहाँ कहीं लिख देते हैं 45 डिग्री, यहाँ कहीं लिख देते हैं 45 डिग्री एन। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कंप्लीट था ना, ध्यान है आपको, इमेजिन करते हुए चलना। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री इस साइड पे तो सनलाइट आ रही है, लेकिन इधर नहीं आ रही। एक तरफ बनेगा दिन, एक तरफ रहेगी रात। एक ही अक्षांश पे अलग अलग टाइम पे दिन रात रहती है।
दूसरी बात, यहाँ पे इस साइड में सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है। ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको हाइलाइटर से दिखाऊं, ब्लू कलर के हाइलाइटर से, ये वाला जो एरिया है लगभग यहाँ पे काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए लगभग 6 महीने तक सनलाइट पड़ती ही नहीं है। तो इधर रहेगी ठंड, सूर्य आएगा नहीं, तापमान बढ़ेगा नहीं, तापमान नहीं बढ़ेगा। अपन देखेंगे आगे, थोड़ा सा और आगे, कि तापमान कैसे रोल प्ले करता है अक्षांशों को, सॉरी अक्षांश कैसे बताते हैं कि तापमान में चेंज आया है। तो इधर नहीं आएगा तो इधर रहेगी बर्फ या जमी रहेगी, जैसे अंटार्कटिका हो गया या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी है, इधर ऐसे सीन रहते हैं। तो आपको समझ में आया कि एक ही टाइम पे अर्थ के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर तो है। डिग्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अब बताऊंगा। सन के वजह से, सन ने तो कोई कुछ नहीं किया, अर्थ झुकी हुई थी, इसलिए अर्थ के कुछ कुछ ऐसे डिग्रीज हैं जहां पे बिल्कुल भी क्या नहीं है, सनलाइट नहीं है, लंबे लंबे टाइम तक नहीं रहती है। इस वजह से क्या बनते हैं, अलग अलग टाइप के मौसम। अब देखिए, इसको अपन एक बहुत अच्छे से डायग्राम से समझेंगे। आप थोड़ा सा ना 5 मिनट का फोकस बना के रखिए। मान लेते हैं ये था सन, या फिर मैं आपको बोलूं, एक बार आप देख लो जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश, मुख्य अक्षांश। मैं इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करने वाला था, बट फिर वो मैसी हो जाता, तो अपन इसको पहले लिख लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। 0 डिग्री अक्षांश के बाद में एक अक्षांश बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है अपने पास में लगभग यहाँ पे कहीं 23.5 डिग्री एन, उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री और 24 डिग्री के बीच वाला जो है, एकदम बीच वाली जो लाइन है, उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। वैसे डिग्रियां 1 to 90 ही होती है, इंटीजर नंबर में होती है, ऐसे दशमलव में नहीं होती। बट इंपॉर्टेंट तो ये वाले भी है। प्रिसाइज लोकेशन बतानी हो तो कैसे बताएंगे, मान लीजिए कोई चीज है, वो 0 डिग्री से लेके यहाँ पे, मान लो 0 डिग्री, यहाँ पे 23 डिग्री है, चलो वैसे इंटीजर में वैसे नहीं है, और 23 डिग्री भी नहीं, चलो और ढंग से समझे तो 1 डिग्री है। मैंने बोला था इनके बीच में 111 किलोमीटर का लगभग गैप होता है। कोई बंदा यहाँ बैठा हो तो उसको आप ऐसे बोलोगे क्या कि 1 डिग्री पे है या 0 डिग्री पे है, तो और भी अक्षांश लेने होंगे हमें, वो वैसे रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन प्रिसाइज लोकेशन के लिए तो काम में आते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर कितने सब डिग्रीज होते हैं उसको अपन बोलते हैं मिनट्स। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, यानी कि मैं कह दूं कि 60 मिनट्स जो हैं उसमें 111 किलोमीटर कवर करे हैं इन्होंने, टोटल 60 डिग्रीज में, 60 मिनट्स में। ठीक है, तो इसलिए अगर मैंने जब ये लिखा है 23.5 डिग्री, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 23 तो पूरे पूरे डिग्री और 30 मिनट्स एन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर लिख भी देंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, तो पढ़े रहने देते हैं। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक अक्षांश और इंपॉर्टेंट है, वो है 66.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में ही बात चल रही है। अब इधर सेम टू सेम वे में इधर वाले कुछ अक्षांश इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। एक ही बात है, हाफ लिख दो तो फिर डिग्री में रिप्रेजेंट कर दो, मिनट्स में लिखना है तो ऐसे लिखो। फिर इधर एक और इंपॉर्टेंट है, वो है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है अब अपन समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसी में ही समझ लेते हैं। मैं इसको लिख देता हूं यहां कहीं ऊपर, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। मिनट्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 60 मिनट्स में अपन ने क्या कवर कर रखा है, 111 किलोमीटर लगभग ये कवर कर रखा है। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपने को पता है, लेकिन अपन रिप्रेजेंट क्या करेंगे वो देखना। ये सन है भाई, सन 21 मार्च को 21 मार्च को सन
इस पोजीशन में होता है कि अक्षांश 0 डिग्री पे सीधी लाइट पड़ती है, परपेंडिकुलर समकोण, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अब अर्थ टेढ़ी है, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जाएगा। अर्थ का जो भी उजाला है वो ऐसे जिधर भी जाएगा, सन का जो भी उजाला है वो सब पे इक्वल पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि अपन ने देखा था अर्थ तो झुकी हुई है। 21 मार्च पे सीधा इस पे पड़ता है, फिर इसके बाद में आती है 21 जून, कुछ ज्यादा ही आगे ले गए। तो मैं इसको छोटा बना देता हूँ, सन को थोड़ा सा एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप समझना बात को। एस फॉर सन। ये 21 मार्च को ऐसी कंडीशन बनती है एक बार, फिर 21 जून को ऐसा क्या हो जाता है, 21 जून को ऐसे हो जाता है कि अर्थ कुछ ऐसी पोजीशन में आ गई कि अब सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ेंगे 23.5 डिग्री पे। जब 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सीधी किरणें पड़ती है ना, तब इधर जो 66.5 डिग्री एस है, सिर्फ वहां तक ही सनरेज पहुंचती है, इसके बिलो नहीं पहुंचती है। तो ये वाला पॉइंट हो गया लगभग 6 महीने के लिए डार्क। यहाँ पे लाइट ही नहीं जाती है, तो यहाँ पे जमती है बर्फ, भयंकर बर्फ। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये सन जो है, मतलब अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट होते होते वापस पोजीशन में आती है, घूमती जाती है। फिर उसके बाद में अर्थ जो है वापस कैसे आएगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सन वापस आता है इक्वेटर पे, मतलब डायरेक्ट डालेगा अपनी रोशनी। ये सिचुएशन बनती है 23 सितंबर को। लगभग 23 सितंबर को फिर से जो सन है उसकी रेडिएशन परपेंडिकुलर पड़ेगी। तब क्या है, दोनों तरफ 66.5 डिग्री तक लाइट जाती है, बराबर बराबर इक्वली, और थोड़ी थोड़ी लाइट इधर भी आती रहती है। इस डायग्राम को मैसी नहीं करेंगे अपन। और उसके बाद में सन क्या करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनाती है अर्थ अपने रोटेशन के दौरान कि 22 दिसंबर को सन के किरणें जो हैं वो 23.5 डिग्री साउथ पे डायरेक्ट लाइट डालती है। जब ये 23.5 डिग्री साउथ पे लाइट डाल रही होती है, तब ये नहीं लाइट डाल पाती है इसके बियॉन्ड। तो अब आपको समझ में आया कि 66.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ऐसी सिचुएशन बनती है। 66.5 डिग्री नॉर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, बताना कि 22 दिसंबर को ऐसी सिचुएशन बनी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ के बाद में ऊपर जितनी भी डिग्री है वहां पे सनलाइट नहीं जा रही। वैसे ही 21 जून में पता चल रहा है हमें कि 66.5 डिग्री साउथ तक तो जाती है रेडिएशन, उसके अलावा जाती नहीं है। 23.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक ही परपेंडिकुलर लाइट्स अपनी डिलीवर करता है। दिख रहा है आपको डायग्राम में? ये चीज आपको समझ में आई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे अक्षांश। अब इन अक्षांशों के कुछ नाम भी होते हैं, इन अक्षांशों के क्या नाम है वो देख लो। ये जो अक्षांश था 0 डिग्री वाला, इसको तो बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। इस वाले भाई को बोलेंगे 23.5 डिग्री, जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको अपन बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर मैं इसको बोलूं कर्क रेखा। इधर जो था 23.5 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर बोलते हैं इसको ही मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। देखिए ट्रॉपिक क्या है, ट्रॉपिक नाम क्यों बोला गया है, देखिए 23.5 डिग्री के जस्ट नीचे तो आता है 23 डिग्री, और 23 डिग्री के 23.5 के ऊपर जस्ट आ जाएगा 24 डिग्री।
यहाँ के दो जो डिग्रीज है उनके बीच वाले स्थान को नाम दिया जाता है कटिबंध हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक। इसलिए इसको बोला गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ऊपर जो दो रह गए, ठीक है, ऊपर जो दो 66.5 डिग्री वाले रह गए, इधर लिख देता हूं, नॉर्थ। इनको क्या नाम दिया जाता है? तो इसको तो बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। सर्कल क्यों बोल रहे हैं मुझे बता सकते हैं क्या? क्योंकि धागा ही तो होता है, एक तरीके से संपूर्ण लाइन होती है लैटिट्यूड्स जो हैं वो, और इसको बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल। एंटार्कटिक सर्कल, सर्कल, ये इंपॉर्टेंट अपने पास में अक्षांश हो गए। अपन ने ये देखा कि ये अक्षांश कैसे बनते हैं और ये पूरे सर्कल होते हैं, इनका काम क्या है। अब जब सन इधर जा नहीं रहा 23.5 डिग्री से कहीं भी आगे पीछे, 66.5 डिग्री के अबव तो बिल्कुल नहीं जा रहा, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या, इस डायग्राम को देखिए एक बार, कि जैसे जैसे अक्षांशों में हम ऊपर बढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स में ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। सही बात है, टेम्परेचर घटेगा तो अपन ये बता सकते हैं कि अक्षांश हमें रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर की कंडीशन। तभी देखिए जो अपना नीचे वाला पोर्शन है, ये अपने नीचे क्या आता है, महाराष्ट्र आ गया, या फिर और आगे जाए तो ये बेंगलोर, ये कर्नाटक, ये सब आ जाते हैं। या फिर अपन बात करें जम्मू कश्मीर की, तो किधर ज्यादा टेम्परेचर है और किधर कम है, आप खुद बताइए। या फिर रशिया चले जाइए, चाइना, पाकिस्तान, ऐसे करते करते ऊपर रशिया जाइए। रशिया जाओगे तो वहां पे तो बर्फ जैसा सीन रहता है काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि सन बेचारा जा रहा है 23.5 डिग्री दोनों साइड, इससे ज्यादा वो सीधी रेखा तो डाल नहीं सकता। सीधी रेखा में तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा ही। अब कोई बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है, टेढ़ी कर रहा है, तो उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है, तो टेम्परेचर उतना जाता नहीं है। टेम्परेचर नहीं जाता है तो वहां पे ठंडी कंडीशंस ऑब्वियस सी बात है बनेगी ही बनेगी। तो आपको यहां तक का समझ में आया क्या? अपन एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं अपन ने क्या क्या सीखा। अपन ने पहले रिवाइज किया था, फिर उसके बाद में अपन ने ये चीज देखा था। अब आप एक सेकंड के लिए इसको जल्दी से देख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आपने ये देख लिया, यहाँ पे अपन ने ये सारे बनाए हैं, कैसे अक्षांश कैसे होते हैं वो सारा समझा। फिर उसके बाद में हमने समझा कितने अक्षांश होते हैं, टोटल डिग्रीज कितनी है, लाइंस कितनी है। इस डायग्राम को भी आप देख लीजिए। फिर अपन ने आगे देखा था इसको, सन कैसे अपनी रेडिएशंस फेंकता है, अर्थ टेढ़ी होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में बर्फ रहना, टेम्परेचर रहना, वो समझा हमने। फिर उसके बाद में अपन ने ये समझा ये 21 जून 21 मार्च ये क्या सीन है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आप एक चीज और देखना, यहाँ पे एक छोटी सी चीज रह जाती है। 21 जून को अपन नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं, इंडिया यहाँ कहीं आता है। अपन देखेंगे इंडिया की लोकेशन, फिर राजस्थान पे आना है हमें। 21 जून को अपने यहाँ पे गर्मी रहती है, नॉर्थ डायरेक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंपॉर्टेंट मानते हुए सारे मौसम वगैरह सब बना लिए। तो 21 जून को अपने साइड गर्मी है भाई, इधर वालों को तो पूछो, इधर तो ठंड है, इनको पूछते नहीं है, बट फिर भी इस कंडीशन को नाम दे दिया समर सोल्स्टाइस। ठीक है, समर सोल्स्टाइस, मैं आपके बीच तो नहीं आ रहा, इसको बोल देंगे समर सोल्स्टाइस, या फिर इसको बोल देते हैं ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, और इसके बाद में इधर आएगा जब सन 22 दिसंबर की पहले बात कर लेते हैं, तो नॉर्थ की तरफ अपन को पता है दिसंबर में लगभग सर्दियां शुरू हो जाती है, तो अपनी तरफ आ गई सर्दियां, तो इसलिए इसको बोलेंगे विंटर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस या फिर शीत
अयनांत, अयनांत, ये जो दो बच गए इन दोनों को बोलते हैं इक्विनॉक्स। बीच में आ ही गया। इक्विनॉक्स, दो टाइप के इक्विनॉक्स हैं, एक तो 21 मार्च को बन रहा है जब बसंत ऋतु रहती है तब, और एक बन रहा है 23 सितंबर को। दोनों अलग अलग है भाई। लगभग 23 सितंबर को पतझड़ का मौसम रहता है, पतझड़ वगैरह आती रहती है, और 21 मार्च के आसपास बसंत रहती है, तो दोनों को अलग अलग नाम दिया जाता है। एक बार के लिए अपन इसको नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं। 21 मार्च को जो बनता है वो बनता है स्प्रिंग बोलते हैं, इक्विनॉक्स, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बसंत, बसंत विषुव। विषुवत रेखा के ऊपर सीधी लाइन फेंक रहा है इसलिए विषुव। और 23 सितंबर को क्या हो जाता है, ऑटम रहता है, पतझड़ रहती है, तो इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, या फिर ऑटम को बोलते हैं शरद। तो शरद विषुव। यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या? आप इस डायग्राम को देख लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। तो जितना भी अपन ने बनाया, कैसे क्या अर्थ अपना काम करती है, रोटेट कैसे होती है, आप गूगल पे जाना, यूट्यूब पे जाना, वहां पे भी सर्च करना कि भाई अर्थ जो है वो कैसे सन के अराउंड रोटेट करती है। एनिमेशन वीडियोस देखना, उससे आपके कंसेप्ट्स बढ़िया क्लियर होंगे। यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। और दूसरा, कैसे ना 6-6 महीने तक आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल बिना सूर्य की किरणों के रहते हैं, वो सारी वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। आप देखना, आपके कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। तो यहाँ तक का काम पूरा होता है लैटिट्यूड्स का। फिर अब अपन चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं भाई? और ये इमेजिनरी रेखा है, कोई ऐसे लाइन खींची हुई नहीं है कहीं भी। अपन अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? फिर से अर्थ, अर्थ को इस बार काट दो ऐसे। काट दो नहीं, मैं आपको समझाऊं थोड़ी देशी भाषा में कि ये बॉल लीजिए, बॉल को बीचों बीच एक पिन घुसा दीजिए जो दोनों डायरेक्शन में घुस गई, एकदम बीचों बीच। थोड़ा सा हिस्सा ऊपर निकल रखा है, थोड़ा सा हिस्सा नीचे से दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, ये पिन घुसा दी उसके, अर्थ के या बॉल के घुसा दी। अब इसके बाद में आप क्या करिए, उस पिन के ऊपर, ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है बॉल के ऊपर वाला जो पिन का, वहां पे एक धागा बांधिए। धागे को बांध के नीचे लेके आके खींच के लाइए, तो एक गोलाई आ जाएगी क्योंकि वो अर्थ की सरफेस से चिपकेगा। तो एक तरीके से आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। मैं अगर इसको ऐसे ऐसे बांध के ऐसे करूं, आपको ऐसा सा कुछ दिखेगा। यहां भी बांध दिया, ये बन गया अपने पास में एक देशांतर। इसको बोलते हैं देशांतर। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो लॉन्गिट्यूड। देखो, लैटिट्यूड लेटी हुई चीज को बोल रहे हैं, तो दूसरा वैसे याद रख लेना कि लॉन्गिट्यूड। या फिर लॉन्ग, अपन किसी चीज को लॉन्ग कैसे बता सकते हैं? जब उस खड़ी चीज को देखेंगे तभी तो बता सकते हैं ना कि लंबी चीज है या फिर कम हाइट है। उस हिसाब से इसका नाम पड़ गया लॉन्गिट्यूड या देशांतर। ये रहा देशांतर। ऐसे ही बहुत सारे देशांतर होते हैं। कितने देशांतर होते हैं वो देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने एक धागा बांधा यहां कहीं पे, ये धागा बांधा यहाँ पे, और आप जैसे मान लीजिए ये बॉल थी, ये यहाँ पे पिन दिख रही है, ये धागा यहाँ पे बांध के आप ऐसे खींच के लाए और यहाँ पे बांध दिया। क्या आपको धागा गोल दिखेगा जैसे ये ब्लू वाला दिख रहा है? नहीं, आपको ऐसे दिखेगा कि एक लाइन खींच दी जैसे ऐसे, इसी के ऊपर एक लाइन आ गई। मान लेते हैं एक बार के लिए ये धागा यहाँ बांध दो। होने को तो ये ऐसी ही लाइन है, लेकिन सामने से देख रहे हैं तो ये अपने को एक सीधी लाइन दिख रही है। इसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर। का कोई वैसे नहीं है, क्योंकि अब इस बार अपन ने अर्थ को ऊपर से काटा है सीधा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट वाला हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा ईस्ट वाला हेमिस्फीयर। वेस्ट ईस्ट, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध समझ में आए आपको? अब अगर मैं जरा सा भी इधर मूव करूंगा
तो कोई भी जो डिग्री बनेगी वो किधर बनेगी, ईस्ट की तरफ बनेगी, और अगर इधर मूव करा तो कोई भी डिग्री बनेगी तो वो वेस्ट की तरफ बनेगी। ऐसी कितनी डिग्री बन सकती है वो समझते हैं अपन। देखिए, अब आप एक काम करना, इस बॉल को, इसी बॉल को जो अपन ने बना रखी है, इसको ऐसे और काट दो एक बार के लिए। इस डायग्राम को खराब नहीं करना, ऐसे और काट दो। काटने पे आपके सामने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आएगी ही आएगी। अपन देशांतर सीख रहे हैं, भूल जाइए, आपको कुछ अक्षांश जैसा पढ़ाया भी था। यहां कहीं वो पिन है, क्योंकि ये पिन सीधी है इसलिए अपन ऊपर से देख रहे हैं, अपने को पिन का पता नहीं चल रहा। और अपन ने जो देशांतर बनाया था वो यहां कहीं है, 0 डिग्री वाला, सॉरी, ये 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री वाले को इसी कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपके सिंक हो जाए नॉलेज। ये वाला, ये कुछ ऐसे बंधा हुआ है, आपको पहले वाले डायग्राम में दिख रहा है, आपके सामने है, क्योंकि अपन ने काटा इसको ऐसे है। अब आप फिर से बैठे हैं अर्थ के बीचों बीच, आप देख रहे थे ऐसे, तब एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। अब मैं आपको बोलूं जरा सा इधर देखिए, इस पेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस ब्लू वाले को, ये यहां कहीं बनेगा, क्योंकि अपन एक बार के लिए इसको ईस्ट बोल दे, इसको वेस्ट बोल दे, समझ रहे हैं, ऊपर नीचे तो नॉर्थ साउथ ही होते हैं, लेकिन समझने के हिसाब से ये धागा ही है, लेकिन धागा कटा हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे है डायग्राम। तो अब इसका इससे क्या कोणीय दूरी है वो बताएगा कि ये कितने डिग्री का देशांतर है भाई। सही बात है, मान लेते हैं कि ये एक बार के लिए 60 डिग्री देशांतर है, 60 डिग्री का एंगल है, सॉरी। तो ये 60 डिग्री का देशांतर कहलाएगा अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे ये 60 डिग्री देशांतर कहलाएगा। और देशांतर भी कौन सा, ईस्ट वाला, क्योंकि ईस्ट में है। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसी पे ही एक और धागा बांध रहा हूं, आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि अक्षांश जो हमने ऊपर पढ़े वो तो पूरे वृत्त थे, लेकिन ये धागा तो एक ही तरफ बंधा है, यानी कि ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। तो कंफ्यूज मत होना, वो पूर्ण वृत्त होते हैं, ये अर्धवृत्त होते हैं। अब ये वाला ग्रीन वाला आपको वेस्ट में दिख रहा है, इसको यहां कहीं बना दूं, तो इसका डिग्री 60 नहीं लेते हैं एक बार के लिए, ये वाला 60 डिग्री ईस्ट है, और इसको मान लेते हैं एक बार के लिए 70 डिग्री ईस्ट है, वेस्ट है, सॉरी, ये 70 डिग्री वेस्ट है। ये 70 डिग्री वेस्ट है। ये ऐसे नहीं बनेगा क्या, आप देखना अर्थ के बीचों बीच आप बैठे हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ये 70 डिग्री है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 70 डिग्री। अब ये वेस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेस्ट। ठीक है, ये फिक्स पोजीशन है भाई, ये तो अपनी जगह से नहीं लेगा। अब आपको क्या समझना है, आपको ये समझ में आया कि देशांतर के कैसे कोण बनते हैं और कहाँ कहाँ। ये भी 60 डिग्री देशांतर है, ये भी 60 डिग्री ईस्ट वाला है, ये भी 60, ये भी 60, अर्थ के ये सारे पॉइंट 60 डिग्री ईस्ट हैं। ये हमेशा अपनी धरती, तो जमीन तो अपने टुकड़े पे फिक्स ही रहती ना, आपका प्लॉट वही है, कहीं जाता नहीं है अर्थ के घूम जाने से। ये घूमने से इधर जरूर पहुंच गया, लेकिन आपकी जगह तो वही रही, यानी कि ये पूरी अर्थ ही घूम गई है। इसलिए आपको लगता है कि मतलब अब कभी अपन सूर्य के सापेक्ष आते हैं, कभी अंधेरा होता है तो सूर्य के अपन पीछे होते हैं, बाकी जमीन थोड़ी घूम गई, अर्थ घूम गई। और अपन इसमें क्या समझ रहे हैं, अपन इसमें समझ रहे हैं कि अब देशांतर कितने होते हैं, 0 डिग्री देशांतर तो होता है भाई, इतना तो पता चल गया। 0 डिग्री देशांतर का एक स्पेशल नाम है, अगर मैं इसको इधर खिसका दूं, या फिर मैं इसको इसके ऊपर लिख दूं, 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ये कुछ देशों से गुजरती है, प्राइम मेरिडियन लाइन, या फिर इसको बोलते हैं प्रधान, प्राइम मतलब प्रधान, मेरिडियन मतलब मध्याह्न। देखा, देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके, ये आगे भी काम आएगी, और ये जलवायु वगैरह उनको समझने भी काम में आएगी, अपन अलग अलग देखेंगे। और इसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा हिंदी में। ये 0 डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये रेफरेंस टाइम की तरह रिप्रेजेंट करती है। इससे पहले अपन सीख लेते हैं डिग्री कितनी होती है। ये 60 डिग्री तक भी जाएगा, ये फिर इधर ऐसे करके करके 90 डिग्री तक तो पहुंचो आप एक बार ईस्ट में। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको 89 बोल दूं,
अक्षांशों की तरह, बहुत गलत, क्योंकि अपन बना रहे थे अर्धवृत्त। मान लेते हैं वो पीछे की साइड यहां कहीं पे ये 89 वाला ईस्ट है, 89 डिग्री ईस्ट। इसके बाद ये वाली जो पॉइंट पीछे की ओर बंधा हुआ, आप समझिए ऐसे बंधा हुआ है, ये 90 डिग्री आ जाएगा। एक बार के लिए ये वाला काउंट कर रहे हैं, एक सेकेंड सॉरी, अपन ने ये वाला 60 बनाया था, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री तो यहां पे ही पहुंच जाएगा ना, क्योंकि 0 डिग्री एकदम सामने है, तो आधे में इधर में ही 90 डिग्री पहुंच जाएगा, नहीं क्या? ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री ईस्ट है, 90 डिग्री से ये 91 जाएगा, 91 डिग्री जाएगा। मैं आगे समझाऊंगा मैं क्या बताना चाह रहा था। 91 92 ऐसे करते करते 180 तक तो जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल्स होते हैं। वो मैं जो ये बता रहा था 89 वाला, वो अक्षांश से रिलेटेड था, उसको अक्षांश 89 नहीं कह सकते। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, इसको 89 अक्षांश नहीं देशांतर नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो था सर्कल, ये है सेमी सर्कल। तो ये नया बनेगा, 91 का बनेगा, 92 का बनेगा, ऐसे करते करते 180 तक बनेंगे। 180 ईस्ट के बाद में इधर वेस्ट जोन स्टार्ट हो जाता है, तो भाई आगे नहीं जा सकते आप, लेकिन वेस्ट में तो जाएंगे हम, वेस्ट के अकॉर्डिंग तो बताना ही है। ऐसे ही इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री तक तो जाओ आप। फिर उसके बाद में अगेन 89 नहीं कह सकते, वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ, 89 नहीं कह सकते, अपन इसको कहेंगे 90 डिग्री। ये तो वेस्ट है, ये 91 डिग्री वेस्ट है। ऐसे करते 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 अपन जाएंगे 180 डिग्री ईस्ट पे। कहाँ गए हैं? 180 डिग्री ईस्ट पे, जो कि है 180 डिग्री वेस्ट भी। दोनों डायरेक्शन से अगर अपन काउंट करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाते हैं। पीछे ही पीछे है आपके, नहीं दिख रहा होगा इस डायग्राम में। तो अगर 0 डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री भी तो दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि अपन ने 0 डिग्री को कोई नाम नहीं दिया, 0 डिग्री ईस्ट नहीं बोला, 0 डिग्री वेस्ट नहीं बोला, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन लिया है प्राइम मेरिडियन लाइन को। वैसे ही इनके एकदम अपोजिट, आपको अगर 0 डिग्री ऐसे दिख रही है तो 180 डिग्री इधर है, वो दोनों के लिए कॉमन है। इसलिए डिग्रियां कितनी हुई टोटल, लॉन्गिट्यूड्स कितने हुए, लॉन्गिट्यूड डिग्री कितनी हुई, आप खुद मुझे बता दीजिए। 0 डिग्री एक चीज है कि नहीं है? इसके अलावा 1 से लेके 180 डिग्री ईस्ट एक चीज है, यानी कि मैं बोल दूं 180 डिग्रीज तो होती है ईस्ट में। अब मैं हट जाऊं तो सही है, 180 डिग्री तो होती है ईस्ट में, 180 डिग्रीज होती है वेस्ट में, और एक 0 डिग्री वाला और, यानी कि टोटल आ जाता है 361 टोटल डिग्रीज। देखिए, ऑल दो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही चीज है, लेकिन डिग्री तो काउंट करनी पड़ेगी। लेकिन लाइंस की बात अगर करें तो दोनों अगर कॉमन लाइंस हैं तो लाइंस कम हो जाएगी एक यहाँ पे, तो टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी हो जाएगी, इसको इस बार हिंदी में लिख देता हूँ, टोटल देशांतरीय रेखा, ये कितनी हो जाएगी 360। क्योंकि दोनों सेम है तो लाइन तो दो नहीं कह सकते, डिग्री तो अलग अलग कहनी पड़ेगी। तो ऐसे होते हैं अपने अक्षांश और देशांतर। अब देशांतरों का रोल क्या है वो भी बहुत जल्दी से समझ लेते हैं अपन। देशांतरों का रोल ये है, अपन ने ये बताया था। अब आपको जब देशांतर और अक्षांश समझ में आ गए हैं तो अपन अक्षांश और देशांतर को समझ ही लेते हैं कि ये क्या चीज है। अपन चलते हैं थोड़ा ऊपर, देखिए भाई, ये है आपकी अर्थ। इस पे एक साइड में अपन ने फर्स्ट डायग्राम में ऐसे बना रखा है कि ये देखो देशांतर भी, इसको रेड पेन से ले, किससे ले, तो इस वाले से ले लेते हैं। ये देखिए अपन ने देशांतर भी बना रखे हैं, या अपन ने अक्षांश भी रेड ही ले लेते हैं, देशांतर भी बना रखे हैं, अलग 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 अक्षांश भी बना रखे हैं। इसको ऊपर से देख लीजिए, ये अपने को समझा रहा है कि प्राइम मेरिडियन, देखो ये सेकंड वाले डायग्राम में ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री यहाँ है, तो ये 180 डिग्री कहाँ पीछे की ओर आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ कहीं है, ठीक है, आपको समझ में आया कि 90 डिग्री इस तरीके से एंगल बना रही है इसमें, तो ये वाली चीज है ये। और भी देखिए इस डायग्राम को अभी तो,
और देखिए इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, 120 डिग्री तक ये जा रहा है, फिर ये 180 डिग्री तक आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ईस्ट बोल सकता हूँ क्योंकि ये ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है। तो माइनस तो इसलिए रिप्रेजेंट कर दिया ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाए, लेकिन ये है बेसिकली क्या, इस वाले का, वेस्ट का, ये वेस्ट का, ये भी वेस्ट का, ये भी वेस्ट का, ये भी वेस्ट का। तो ये होते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब आपके ये कंसेप्ट कभी भी खराब नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना है। ये देखो सिर्फ लैटिट्यूड अगर रिप्रेजेंट करें, लेटिवी लाइंस या फिर अक्षांश, तो ये ऐसे होते हैं। ये तो देखो ये इक्वेटर, और ये टेढ़ा क्यों डायग्राम बना रखा है अगले ने, क्योंकि ये दिखा रहा है कि अर्थ टेढ़ी ही होती है, अपन ने समझा था, सीधी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्थ पोल पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है 90 डिग्री वाला, ये कोई सर्कल नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट है। इधर साउथ वाले छिप गए हैं पीछे की ओर। फिर तीसरा डायग्राम जो है उसमें भी देख लीजिए आप, ये देशांतर है। देखिए भाई फिर से देख लीजिए, ये प्राइम मेरिडियन है या प्रधान मध्यान्ह रेखा। फिर इसके अलावा ये इधर वाले ईस्ट में, इसमें देखो डायग्राम में दे भी रखा है अगले ने, ये ईस्ट है। यहाँ पे 180 पे कुछ नहीं बोला, अपन बोल रहे थे क्योंकि डिग्री तो रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, लाइन एक ही है। फिर इधर ये वेस्ट वाली दिखा दी इसने। यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर हुए क्या आपको? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ये आगे अपने जलवायु में काम आएंगे। अब जब अपन अलग अलग मॉडल देखेंगे, मौसम देखेंगे, उसमें भी काम में आएंगे। और राजस्थान की लोकेशन से क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज तो बहुत करते हैं वो, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं बहुत बार। अब थोड़ा ट्रेंड कम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो ट्रेंड है। मौसम भी बदल रहा है, एग्जाम्स का आरपीएससी जो है, आरएसएमएसएस भी है, ये अपने अब ट्रेंड्स बदल रही है। आप पिछले जो अभी पेपर लगे हैं उनको सबको देखना, पिछले 2-3 साल से कंपेयर करना। इस साल जो पेपर हुए हैं 2025 में, भले वो आरएएस का लगा हो या किसी भी एग्जाम का, ये जैसे ईओआरओ हुआ था, उनमें पैटर्न बदल दिया उन्होंने। ये पैटर्न अगर आ गया तो आपका होगा नुकसान। आप अगर अपना नुकसान करवाना चाहते हैं तो लापरवाही बरतिए, या फिर इन चीजों को समझ के अपने सारे क्वेश्चन सही करिए। आपको होना पड़ेगा खुद के लिए ईमानदार। अब अपन समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स का क्या रोल है। ये अपन ने अपना समझा इस डायग्राम से, और मैं आपके बीच में आ रहा हूं। यहां तक का सीन क्लियर है। ये देशांतर कैसे क्या करते हैं वो देख लेते हैं फटाफट, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। मान लेते हैं ये फिर से अर्थ है। अब एक बार के लिए इसको सीधा ही समझेंगे, ये थी अपनी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाली, या फिर मैं इसको है ना बहुत अच्छे से समझ में आए उसलिए यहाँ पे बना देता हूँ 0 डिग्री वाला। ये धागे की तरह बांधा हुआ है, ये 0 डिग्री इस टाइम पे यहाँ है। और मैं आ जाऊँ, ये लो, ये 0 डिग्री यहाँ है, और ये वाला अपन ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये भाई अपना, ओए ये तो सन कैसे हो सकता है? ये वाला हो गया अपने पास में सन, सूर्यदेव। सन हो गया भाई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 0 डिग्री इस तरीके से सन के सामने है, मान लीजिए 0 डिग्री में आपको दिखा रहा हूं और यहाँ पे सन है। यहाँ पे अगर सन है तो इसकी सारी लाइंस सीधी पड़ेंगी ना इस पूरे इक्वेटर पे, सॉरी इक्वेटर नहीं, वेरी वेरी सॉरी, ये वाली जो पॉइंट्स हैं सारे इस पे इक्वली लाइट्स पड़ेंगी। इस टाइम पे तो ये सीन है। अगर मैं इस डायरेक्शन को बोलूँ ईस्ट और इसको बोलूँ मैं वेस्ट, ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम समझना है हमें। तो ईस्ट की डायरेक्शन में अभी यहाँ पे मान लेते हैं 6 बज रहे हैं सुबह के, सूर्य का वो हुआ है, सूर्योदय हुआ है, सनराइज हुआ है, 6 AM मान लेते हैं टाइम है यहाँ पे। अब क्या होता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, अपनी दूरी पे टिल्टेड रह के घूमती रहती है, स्पिन करती रहती है। तो वो किस डायरेक्शन में स्पिन करती है? वो करती है वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। इसको समझिए ऐसे, ये घूमेगी ऐसे भाई, सॉरी सॉरी, ये घूमेगी ऐसे। दूसरा चक्कर जब लगाएगी तो यहां से स्टार्ट करेगी, इसी पॉइंट से ऐसे। तीसरा जब चक्कर लगाएगी
ऐसे करते करते भाई समझ लो बात को, ये ऐसे घूम रही है। ऐसे जब घूम रही है तो समझना एक बार के लिए बात, मैं इसको अगर वेस्ट बोलूं, इस डायरेक्शन को थोड़ा इमेजिन करते हुए चलना, इसको मैं बोलूं ईस्ट, अर्थ घूमती है वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ऐसे घूमेगी। अब अगर सन यहां है, ये रहा सन, ये रहा अर्थ, अर्थ का ये हिस्सा ईस्ट है जो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ये वाला, ये ईस्ट का 0 प्राइम मेरिडियन लाइन है। यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, लेकिन अर्थ का काम क्या है, वो घूमती रहेगी, रुकेगी नहीं, वो घूमेगी वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे। अब ये वाला जो अंगूठा है इसको समझ लीजिए 0 डिग्री वाला, ये घूम के चला गया, सामने था अभी, घूम के चला गया इधर 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 ऐसे ऐसे। तो देखिए अब इस पे अंगूठे पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ते हुए इस उंगली पे पड़ रही है। धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे आ गया 0 0 लाइट, बिल्कुल लाइट नहीं है। तो दिन और रात बने कि नहीं बने, आपको समझ में आया क्या? तो दिन और रात बन गए यहाँ पे। ये डिग्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, देशांतर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लोकेशन तो ये बताते ही बताते हैं। मैं अभी बताऊंगा लोकेशन कैसे बताते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक ही है राजस्थान की स्थिति जो शुरू करेंगे अब अपन। तो 0 डिग्री से कैसे ये घूम रही है, अर्थ किधर जा रही है, वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आई गेस। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊं एक और डिग्री, यहाँ पे मैंने बांध दिया, यहाँ पे एक और डिग्री बना दी, ये मान लेते हैं 45 डिग्री, 25 डिग्री है, सॉरी 25 डिग्री पे अभी तो उतनी लाइट नहीं है जितनी लाइट 0 डिग्री पे है। वो टाइम कब आएगा कि 25 डिग्री पे उतनी लाइट आ जाए जितनी अभी 0 डिग्री पे है? घूमने पे ही आएगा। तो घूमने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। अर्थ जो है कितने टाइम में कितना घूम सकती है वो अंदाजा आप अपन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो भी देखते हैं। टोटल डिग्री होती है 360। अपन ने बनाया था क्या, बनाया था क्या? 180 इधर 180 इधर वाली टोटल होती है 60। 0 डिग्री पे बात कर रहे हैं, 0 डिग्री को घूम के वापिस ऐसे आने में कितना टाइम लग सकता है, आप मुझे ये बता दो। डायग्राम को तो नहीं खराब करेंगे, आपको बात समझ में आ गई क्या? 0 डिग्री को वापस घूम घुमा के ये चक्कर पूरा करके वापस आने में कितना टाइम लगता है? उतना ही टाइम लगता है कि जितना सूर्योदय आज हुआ उसके बाद में कब होगा, यानी कि कल होगा, यानी कि 24 घंटे बाद होगा। यानी कि मैं कह दूं सॉरी, कि अर्थ टोटल कितना टाइम लेगी घूमने में, वापस वहीं पहुंचने में, तो वो लेगी 360 बट्टे डिग्रीज बट्टे 24 घंटे। यानी कि अगर निकल के आए 15 डिग्री आपके सामने, तो ये क्या बोल रहा हूं मैं? ये मैं बोल रहा हूं कि अर्थ 1 घंटे में 1 HR में 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। अब आपको समझ में आएगा टाइम कैसे बनेगा। प्राइम मेरिडियन पे अगले ने जब 6 माना, ये मानक है, यहाँ पे होता है इंटरनेशनल टाइम जोन। इंटरनेशनल टाइम जोन यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, टाइम इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बोलते हैं विश्व मानक समय। अगर यहाँ पे 6 बजे मान लिया, क्योंकि सूर्योदय तो सूर्योदय के टाइम पे ही होता है, उसको 6 बजे अगर बोल रहे हैं 6 AM, तो क्या 25 डिग्री पे 6 AM है क्या? ना ना ना, 25 डिग्री पे नहीं है। इधर वाली डायरेक्शन पे है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घूम के आएगी ना जब 6 बजेंगे यहाँ पे, तो कब बजेंगे? 15 डिग्री घूमने के लिए अर्थ को लगता है 1 घंटा। तो इस घंटे में तो वो पूरा घूम रही है, 360 घूम रही है, 1 घंटा लेगी वो 15 डिग्री घूमने में। इसको और सिंप्लीफाई करें, अगर मैं बोलूं कि अर्थ को, इसको ना अपन नीचे देख लेते हैं। अब ये वाला चीज तो आपको समझ में आ चुकी है, इसको नीचे ही देख लेते हैं। 360 बट्टे जब 24 करे तब अपने पास में आई 15 डिग्री, यानी कि 1 HR में अर्थ घूम गई 15 डिग्री। या फिर मैं बोल दूं कि 15 डिग्री घूम गई अर्थ कितनी, 60 मिनट्स में। टाइम वाली मिनट्स, अब ये देशांतर अक्षांश वाली मिनट्स नहीं है। तो 1 डिग्री कितनी देर में घूम जाएगी? वो घूम जाएगी 60 बट्टे 15, यानी कि कितनी मिनट्स आ जाएगी? 4 मिनट्स। ये जो मिनट्स आई है वो सेकंड, इस वाली घड़ी वाली जो मिनट्स हैं वो है। यानी कि मैं बोल दूं कि अर्थ 4 मिनट्स में 1 डिग्री घूम जाती है। कोई दिक्कत है क्या?
प्रिसाइज टाइम बताने के लिए ये जो डिग्री है उसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करके समझेंगे। 1 डिग्री में मैंने ऊपर बताया था 60 मिनट्स होते हैं। अब ये वाले मिनट्स हैं, घड़ी वाले नहीं, देशांतर अक्षांश वाले। यहाँ पे देशांतर इंपॉर्टेंट है, तो देशांतर वाले मिनट्स। यानी कि मैं बोलूं कि अर्थ को टोटल 240 सेकंड लगे 60 मिनट्स रोटेट करने में, 60 मिनट्स देशांतर रोटेट करने में। मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 मिनट को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट रोटेट करने में अर्थ को 240/60 मिनट का टाइम लगा, यानी कि कितना टाइम लग गया यहाँ पे? 4 सेकेंड्स। एक तीसरा डेटा और आके सामने है कि 4 सेकेंड्स में अर्थ कितना मिनट्स रोटेट करती है? 1 मिनट। 4 सेकेंड्स में अर्थ 1 मिनट रोटेट कर जाती है। 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूम जाती है। और 24 घंटे में तो ये कितना घूम जाती है? टोटल 360 ही घूम जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? ऐसे बनते हैं टाइम्स। ये टाइम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने राजस्थान की स्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में कितनी देर सनलाइट रहती है, कितनी देर नहीं रहती। अपन तो ऐसी कंडीशन में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर टाइम तो दिन का होता है। रात के 7-8 बजे के बाद में से लेके सुबह 6 बजे तक लगभग 10 घंटे सनलाइट नहीं रहती। कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जहाँ पे 6 घंटे सनलाइट रहती है, कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे 18 घंटे सनलाइट रहती है। अलग अलग के अलग अलग, क्योंकि लोकेशंस अलग अलग हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की लोकेशन कैसे बताएंगे? तो एक बार के लिए ना अपन ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर में भी यहां मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पे बैठा हूं मैं। आप ये बता दोगे कि आकाश बैठा है 40 डिग्री नॉर्थ पे बैठा है, लेकिन आप क्या ये बता सकते हो मैं कहाँ हूं, मेरी प्रिसाइज लोकेशन क्या है? नहीं, नहीं बता सकते। आपको मैं अगर ये कह दूं कि मैं बैठा हूं यहां कहीं, तो ये कितना डिग्री क्या है? आप अभी तो इतना ही बता सकते हो कि भाई ये 60 डिग्री ईस्ट तो है, यहाँ पे तो हो आप। लेकिन अगर मैं दोनों को मर्ज करूं, ये 60 डिग्री पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैं था, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थिति कैसे मैंने बता दी। मैं 40 डिग्री तो नॉर्थ पे हूं और 60 डिग्री मैं हूं ईस्ट पे। ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन आ गई। और जब प्रिसाइज लोकेशन बतानी होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई एग्जैक्ट मेरा पॉइंट बताना चाहे, तो जैसे मान लीजिए 40 डिग्री, उसमें भी मिनट्स बता दो 272 मान लो, और डिटेल में चले जाओ, एकदम सूक्ष्म डिटेल में चले जाओ, ये तो नॉर्थ का डाटा आ गया। या फिर 60 डिग्री ईस्ट के लिए भी आप ऐसे बता दो 145 मिनट्स, और ऐसे करके ईस्ट। अब मेरी एकदम प्रिसाइज लोकेशन आ गई। ये पॉइंट अर्थ के ऊपर एक ही है ऐसा, जहां पे मैं बैठा हूं वैसा पॉइंट, ये जमीन तो वो टुकड़ा तो एक ही है ना ऐसा, तो ये वाली प्रिसाइज लोकेशन एक की ही आएगी। इसी तरीके से काम करते हैं जितने भी जीपीएस वगैरह या मैप्स वगैरह होते हैं। ये आपको समझ में आया क्या कि अपन स्थिति समझाना चाह रहे थे? स्थिति ऐसे समझ में आएगी आपको, अक्षांश भी बताने पड़ेंगे, देशांतर भी बताने पड़ेंगे, इसलिए अपने इतनी माथापड़ी करी है। अब ये माथापड़ी काम कहाँ आएगी? ये आएगी अपने राजस्थान की स्थिति बताने में, क्योंकि टॉपिक का नाम है राजस्थान की स्थिति। तो ऐसे पढ़ लेना कि जिंदगी में ही नहीं भूलो, क्योंकि ये काम आता है इंडियन ज्योग्राफी में भी। इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ते हैं, पर वहाँ पे वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं कि मान लो अभी राजस्थान में बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, तो अमेरिका में कितने बज रहे हैं, ऐसे करके वो डिग्री देशांतर देख के अब बता सकते हो ना आप, क्योंकि ये डेटा आपके सामने रहा, देख के सारा बता सकते हैं। अब समझते हैं राजस्थान की स्थिति का टॉपिक। अपना मेन टॉपिक तो अब शुरू होता है। देखिए, भले ही आपको कुकिंग सीखनी है कि भाई कुकिंग में मेरे को आ जाए कि गाजर का हलवा कैसे बनता है, क्या होता है गाजर के हलवे के बनाने की प्रोसेस, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा गैस कैसे ऑन होती है, गाजर को कैसे काटते हैं, कैसे धोते हैं, कैसे क्या है।
गैस कैसे ऑन करते हैं, सिलेंडर कैसे लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ये कैसे होते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि स्थिति कैसी है, राजस्थान की स्थिति कैसी है। अब देखते हैं राजस्थान जो है भाई, ये रहा अपने पास फिर से अर्थ का डायग्राम। अब आप इतने समझदार हो चुके हैं 1 घंटे में कि आप मुझे ये बता सकते हो कि ये क्या है। ये है एक खराब लाइन और ये है एक सही सीधी लाइन। इसको मैं लगभग कह सकता हूं ये तो है 0 डिग्री अक्षांश, ये इधर आ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है वो शुरू होता है लगभग लगभग पूरा पूरा नहीं 8 डिग्री, और मैं इस डायग्राम को कैसे बनाऊं, ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला अगर मैं पतंगाकार भारत बना दूं, ये पूरा भारत है भाई, ये राजस्थान नहीं है। एक बार के लिए मैं इसको इंडिया अगर बोलूं, इंडिया जो अपना ये है नदर्न हेमिस्फीयर इसको बोलेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर के इंडिया किधर आ रहा है मुझे ये बता दीजिए। 0 डिग्री के तो ऊपर ही आ रहा है। 0 डिग्री के ऊपर कहाँ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ये 0 डिग्री के ऊपर आ रहा है लगभग यहाँ कहीं इस अक्षांश पे। इस अक्षांश का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 8 डिग्री पर मिनट नॉर्थ, यानी कि यहाँ तक पूरा एक्सटेंड है भाई। इससे पहले तो भारत नहीं है, इसका मतलब इससे पहले तो राजस्थान भी नहीं है। अपने को आना किस पे है, राजस्थान पे। एक डायरेक्शन तो राजस्थान की कंफर्म हुई कि राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ है वो देखेंगे अभी। राजस्थान इसके अलावा मैं बोलूं कि ये अगर एक और खराब लाइन है, इधर ये था वेस्ट, इधर ये था ईस्ट, तो राजस्थान फिर से एक और लाइन बन गई राजस्थान की। राजस्थान है ईस्ट हेमिस्फीयर में या फिर पूर्वी गोलार्ध में। अब एशिया के सापेक्ष भी देख लो, इंडिया को ही देख लो भाई, एशिया के सापेक्ष तो ये पूरा एशिया होता है लगभग। अपन ने एक डायग्राम बनाया था फर्स्ट क्लास में, लगभग ऐसे करके एक पेनिनसुला सा निकाला था, यहां कहीं इंडिया है। आपके आड़े नहीं आ रहा, यहां कहीं इंडिया है। तो इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया की लोकेशन जो है वो है अपनी लगभग लगभग, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया ईस्ट, ये ऐसे है भाई। तो ऐसे है इसका मतलब ये दोनों के अंदर आ रही है, वेस्ट में भी आएगी ये साउथ में भी आएगी। तो साउथ को इंपॉर्टेंस दी जाती है अपने को पता है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये कौन है भाई दक्षिण पश्चिम में, ये है भारत या फिर राजस्थान। किसके सापेक्ष में, ये है, एक सेकेंड, ये है एशिया के सापेक्ष में। अगर मैं इसको लिख दूं एशिया के सापेक्ष, एशिया के सापेक्ष हम क्या हैं, साउथ वेस्ट है या फिर दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है हम। अब एक डायरेक्शन और रह गई कि राजस्थान जो है वो भारत के सापेक्ष कैसे है। तो अगर ये भारत का डायग्राम बनाऊं, अपने को जितने से मतलब है, ऐसे करके ऐसे करके ये जो भारत है इसमें राजस्थान यहाँ कहीं आता है। ये रहा राजस्थान। डायरेक्शन को बोलो, क्या बोल क्या लिख दूं यहाँ पे, एन लिख दूं क्या, यहाँ एस लिख दूं, यहाँ पे वेस्ट लिख दूं, यहाँ पे ईस्ट लिख दूं, क्या लिख दिया। मुझे ये बता दीजिए आपको भारत किधर दिख रहा है, आपको भारत कहाँ दिख रहा है, इंडिया के सापेक्ष।
गैस कर सकते हैं? ये उत्तर में भी है, देखिए मैं बीच में ही आ जाऊंगा, लाल लाल पेन से मैं रिप्रेजेंट कर दूं अगर, ये उत्तर में भी है, उत्तर की डायरेक्शन में भी, और ये वेस्ट में भी है। तो भारत जो है उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में। भारत जो है, सॉरी, भारत के सापेक्ष राजस्थान किधर है? उत्तर पश्चिम में। तो एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध का तो कम पूछते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, आप क्या करके आ जाते हो? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज करते हैं कई बार, इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछे गए 2016 की कुछ एग्जाम्स में तो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर आपके सामने ये चारों रटे हुए रहेंगे, याद रहेंगे, समझ के याद करे हुए होंगे, तो आप भूलेंगे नहीं इसको। तो ये 4 कंडीशंस है अपने राजस्थान की। अब अपन आ जाते हैं राजस्थान के एग्जैक्ट डेटा जो है कि कितने अक्षांश है, कितने देशांतर है उस पे, और इसी के साथ फिर अपना टॉपिक भी ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, कि राजस्थान की स्थिति जो है नॉर्थ के हेमिस्फेयर में भी है, राजस्थान जो है वो ईस्ट के हेमिस्फेयर में भी है, और भारत जो है या फिर राजस्थान जो है एशिया के किस कंडीशन में है? एशिया के, भारत और राजस्थान दोनों क्या है? दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। और भारत के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है? 4th नंबर पे देखिए, भारत के सापेक्ष राजस्थान भारत के क्या है? उत्तर पश्चिम में है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई क्या? एक चीज और अपन बता सकते हैं कि अगर इस गोले का एक और गोला कर ले, मतलब एक और पार्ट कर ले, 1/4 हेमिस्फीयर कर ले, तो भाई इस हेमिस्फीयर को क्या बोल देंगे? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर बोल देंगे क्या? कि नॉर्थ वाला, ये वाला, ये अगर ये नॉर्थ, अब एक बार इसको मिटा देते हैं, को नॉर्थ, इसको साउथ, इसको वेस्ट, इसको ईस्ट बोल दूं, तो ये ऊपर वाली साइड में भी है अपन और ईस्ट वाली साइड में भी है, तो नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। यहाँ के बाद में अब अपन आगे चल जाते हैं। अब अपन फाइनली अपन आ गए हैं राजस्थान पे। अब अपन प्योर राजस्थान की बातें करेंगे। ये राजस्थान है, अगर ये राजस्थान का अगर मैंने मैप बनाया, तो इसमें ये वाली अगर जो मैं लाइन खींचूंगा, इसको आप क्या बोलेंगे? अक्षांश या देशांतर? अक्षांश। ये वाला भी अक्षांश। यहां पे राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान यहां शुरू होता है 23 डिग्री 03 मिनट से, और एन लिखूं या एस लिखूं? ये तो एस की तरफ है ना, साउथ की तरफ है। नहीं, ऊपर अपन ने यही तो देखा कि इंडिया जो है पूरा ही है ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ वाले अक्षांश ही आएंगे, भले ही इस कोने में ले लो या फिर ऊपर ले लो। ऊपर तक ये कितना जाता है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश के बाद में ऊपर ये जाता है 30 डिग्री 12 मिनट तक, उत्तरी अक्षांश तक। यहां तक की चीज क्लियर हुई। अब इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी निकल के आती है? एक दूर वाला पॉइंट से लेके दूसरे दूर वाला पॉइंट, यहां तक की जो डिस्टेंस है वो निकल के अपने पास में आती है 6 और 2 कितने हो जाते हैं? टोटल 8। इतने किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि इस डायरेक्शन में कौन सा जिला है, सबसे दूर कौन सा जिला है, मतलब 23.5 डिग्री जो है, ये सॉरी 23.5 नहीं, 23 डिग्री 3 मिनट पे कौन सा जिला है? देखिए लिखने में कई बार एग्जाम में आपको ऐसे भी मिल जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट, लेकिन लिखने का सही तरीका ये है जो अपन ने लिखा है, ये भी है, लेकिन ये 30 नहीं लग रहा क्या आपको? जब 3 मेंशन किए, अपन ऐसे तो मेंशन करते हैं 03 लिखते हैं, अगर 9 से ज्यादा कोई चीज है तो उसको 10 ऐसे लिखेंगे, तो ये 1 वाला जो है वो 10 के मल्टीपल में होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिख के छोड़ दिया, ये चीज अगर मैंने कर दी, तो ये 30 नहीं हो जाएगी। अपने डायग्राम में सही से बनाना, अपने नोट्स में सही से बनाना। यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे कौन सा गांव है, यहाँ पे कौन सी तहसील है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, फिर से रिपीट हो जाएंगे, उनके काम ही यही है
नए क्वेश्चन बनाओ, बच्चों को पता तो करो कि उनको आता क्या है। नए वही हैं जो पुराने पहले आ चुके हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं। इधर क्या सीन है भाई, तो दोनों अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एक गांव है बोरकुंड गांव। अब अपन राजस्थान में टपक चुके हैं, पूरा राजस्थान पढ़ेंगे, राजस्थान पे ही हैं अब। बोरकुंड गांव को याद भी कर सकते हो कि नीचे तो कुंड तो नीचे ही होता है, नीचे की साइड ही होता है कुंड जिसमें पानी भरते हैं। बोरकुंड गांव हो गया। इसके अलावा बोरकुंड गांव किस तहसील में आता है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई एग्जाम में। तो ये आता है कुशलगढ़ तहसील में। दिख रहा है, कुशलगढ़ तहसील किस जिले में आता है ये भी बता दो फिर। ये आएगा बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा गांव में आता है। ठीक है। और ऊपर वाली साइड में क्या आ जाएगा, ऊपर वाली साइड में भी गांव कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाली साइड में कोणा गांव आ जाएगा। अब एक तरीके से ऐसे देख लीजिए कि ऊपर एक कोना सा बना हुआ है, वैसे तो कॉर्नर चारों तरफ है, लेकिन इसी में देख लीजिए, इसी में देख लीजिए, नीचे कुंड बनाया है, ऊपर कोना बनाया है, तो कोना गांव हो गया, कोना गांव हो गया। और तहसील यहाँ पे कौन सी आ जाती है, गंगानगर ही तो तहसील आ जाती है। और गांव कौन सा आ जाता है यहाँ, जिला कौन सा आ जाता है, श्री गंगानगर। देखिए अपन जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो 41 जिले जो अपडेटेड हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से। एग्जाम में अपडेटेड क्वेश्चन आ गया वो भी हो जाएगा, और अगर एग्जामिनर ने नहीं पूछा तो वो भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे आपके। लेकिन अपन तो पढ़ लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए 41 जिलों के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये हो गया इस वाला अक्षांशीय स्थिति। अब आपको समझ में आया कि अक्षांश क्यों इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान कहां से कहां फैला वो बताना जरूरी है। एग्जामिनर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का स्थिति विस्तार बताइए अक्षांश के अकॉर्डिंग, तो 23 डिग्री 03 मिनट से जाता है 30 डिग्री 12 मिनट तक। दोनों में एन एन लिखना है, ये ध्यान रख लेना, ऊपर एन लिख दिया नीचे एस लिख के आ जाओगे या टिक करके आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं करना ऐसा। फिर उसके बाद में अपन अगर देखें, अब इसमें एक चीज और ये देखिए आप कि अपन इसमें इन दोनों डिग्री के बीच में डिफरेंस भी बता सकते हैं कि 23 डिग्री 03 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 में कितना डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस निकल के आता है तो ये निकल के आता है 7 डिग्री और 9 मिनट। 09 मिनट भी बोल लो, 9 मिनट बोल लो, ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे एन लगाऊं क्या, ना ना ना, यहाँ पे तो अपन डिफरेंस बता रहे हैं कितने डिग्रीज का डिफरेंस है, कितने डिग्री अक्षांशों का डिफरेंस है, तो ये एन की फॉर्म में नहीं होगा। तो होता क्या है, अब आप ऐड भी करके देख सकते हैं कि 23 डिग्री 03 मिनट में अगर मैं ऐड कर दूं 7 डिग्री 09 मिनट, तो 3 डिग्री और 9 डिग्री कितने हो जाते हैं, 12 डिग्री। दिख रहा है। और 23 डिग्री और 7 डिग्री कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ये 23 डिग्री 33 डिग्री 12 मिनट। ये चीज़ तो क्लियर हुई क्या आपको। अब एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ ये देखिए कि 23.5 डिग्री एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्या, ऊपर ही ऊपर देखिए, ऊपर ही ऊपर 23.5 डिग्री एन वाले में ये थी कर्क रेखा। कर्क रेखा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने देखा कि 21 जून को ऐसी सिचुएशन बनेगी, सीधी रेखा पड़ेगी। तो कर्क रेखा क्या अपने राजस्थान से गुजरती है क्या, यस, अपना है ऐसा सौभाग्य कि 23 डिग्री 03 मिनट से हम शुरू होते हैं और लगभग 23.5 डिग्री यहाँ कहीं आ जाता है। इस डायग्राम को अगर मैं नहीं खराब करूं, ये कॉर्नर यहाँ बना के आपको रिप्रेजेंट कर दूं कि ये नीचे वाला ये वाला कॉर्नर है भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो गुजर रही है 23 डिग्री 03 मिनट एन, यहाँ कहीं से गुजरेगी 23.5 डिग्री, इसको बोल देंगे अपन कर्क रेखा। राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वो ऐसे से है कुछ, एक सेकंड, कुछ ऐसी सी सिचुएशन है। ये तो है बांसवाड़ा और ये वाला है डूंगरपुर। आपको डायग्राम क्लियर हो रहा है एकदम बढ़िया से कि कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होके गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
ज्यादा किस में दिख रही है? बांसवाड़ा में। डायग्राम को इसीलिए मैंने ऐसे बनाया है। और कम किस में से निकल रही है? वो है डूंगरपुर। तो टोटल लेंथ कितनी है कर्क रेखा की राजस्थान में? टोटल है 26 किलोमीटर्स, जिसमें से 24 किलोमीटर किसके पास है? बांसवाड़ा के पास। बांसवाड़ा, ये देख लीजिए, बांसवाड़ा 24 किलोमीटर किसके पास में है? बांसवाड़ा के पास में है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आया गया है कि बांसवाड़ा का जो है कौन सा गांव जो है, मतलब बांसवाड़ा तो जिला है ना भाई, जिले का नाम लिया है। बांसवाड़ा का भी कोई गांव होगा जो कर्क रेखा के एकदम नजदीक है, या फिर कौन सा सबसे दूर है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कौन से ऐसे गांव है जो इसके कर्क रेखा के एकदम नजदीक है? तो बांसवाड़ा का तो कुशलगढ़, और डूंगरपुर का चिकली या फिर चीखली, ऐसे करके नाम लिखा हुआ रहता है। तो चिकली गांव ये सबसे नजदीक है भाई इसके। ये भी एक फैक्ट ऐड कर लेना अपने नोट्सों में। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई। अब आप मेरे को है ना जल्दी से एक चीज और बता दीजिए, अपन ने इतनी माथाफोड़ी जब करी थी सूर्य की किरणें की, ये सब, यहाँ देखिए, ये भारत था, मैंने भारत बनाया था। और यहाँ कहीं अगर मैं रेड से रिप्रेजेंट कर दूं राजस्थान, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं रेड से रिप्रेजेंट कर दूं राजस्थान, तो आप मुझे बताइए कि राजस्थान के सारे भागों पे इक्वली रेखा लाइट पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, कभी ज़्यादा पड़ेगी, कभी कम पड़ेगी। अब अगर इसको माइन्यूट डिटेल में अगर और लें एकदम बढ़िया से, क्योंकि सन, एक सेकंड वापस आइए, सन लास्ट जाता है 21 जून को एकदम सीधा। तो ये क्या पूरे राजस्थान पे सीधा पड़ेगा? नहीं, इसके जो अंदर घुस रहे हैं, जब अपन डिग्रीज में भी डिग्रियां निकाल रहे हैं, मिनट्स वाली डिग्रियां, तो डिफरेंस तो आना स्वाभाविक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि राजस्थान का, मैं आपके आगे से हट जाता हूँ, राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसपे सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है? तो सीधी तो पूरे राजस्थान पे पड़नी चाहिए, क्योंकि लगभग हम 23.5 डिग्री के आसपास है। देखिए 23.5 डिग्री के तो ऊपर है राजस्थान, यहाँ कहीं 23.5 डिग्री है, तो इसके तो ऊपर चला गया। इसके बाद तो सन जाता ही नहीं है पूरे उसमें, देखा था ना 21 जून के बाद में तो वो वापस नीचे आना चालू कर देता है। तो राजस्थान का बांसवाड़ा जो जिला है उस पे ही पड़ती है सूर्य की सबसे सीधी किरणें। तो बांसवाड़ा के लिए एक फैक्ट और लिख लो यहाँ कहीं आप, कि बांसवाड़ा सूर्य की किरणें सीधी में सबसे सीधी सीधी। और डूंगरपुर के लिए एक फैक्ट ऐड कर लीजिए, सॉरी डूंगरपुर नहीं, जो राजस्थान का सबसे दूर वाला पार्ट होगा, बांसवाड़ा पे सबसे सीधी पड़ रही है, तो बांसवाड़ा के बाद जितने भी वाले होंगे वो सब पे टेढ़ी पड़ेगी। तो सबसे तिरछा कौन? सबसे दूर वाला जिला। तो सबसे दूर वाला जिला यहाँ पे लिख लेंगे कि श्री गंगानगर पे, श्री गंगानगर पे सबसे तिरछी, जब अपन क्वेश्चंस के वीडियो लेके आएंगे तब मैं आपको उसमें दिखाऊंगा भी कि कौन सी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और ये रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि इनको चीजें हल्के में ले, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना यार, आप एग्जामिनर के माइंडसेट से देखिए कि वो क्या पूछ सकता है। क्या उसको यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का हक नहीं है? वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कम बने हैं या ज्यादा बने हैं, देखेगा। और जब उसको ये लगेगा कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन किसी बच्चे को आते भी हैं या नहीं, वो चीज जब वो देखने बैठेगा और आपका गलत हो जाएगा, बहुत गलत बात है ये। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आप देख लीजिए और इसको बना लीजिए जल्दी से। फिर अपन आगे चलते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कैसा है राजस्थान का। ठीक है, तो अब अपन आगे चल लेते हैं। ये जो चीज अपन ने देखी है, ये राजस्थान का है अक्षांशीय विस्तार।
और अब अपन देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल अपन ने देख लिया एक्सटेंशन। अब अपन देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या फिर देशांतरीय विस्तार। अपन ने राजस्थान की स्थिति देख ली कि राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 03 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक तो फैला हुआ है ऐसे, और वो उसका एक्सटेंशन भी हो गया। तो राजस्थान की स्थिति भी आ जाती है यहाँ पे और राजस्थान का विस्तार भी समझ में आ जाता है कि फैला हुआ कितना है। स्थिति तो बता रहे हैं देशांतर अक्षांशों को यूज करते हुए, और उनकी एग्जैक्ट कितनी दूरी तक फैला हुआ है वो उसका विस्तार बता रहा है। जितना डिफरेंस उसके बीच में, जैसे 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों के बीच में जो डिफरेंस था वो उसका एक्सटेंशन हो गया। वैसे ही देशांतर के लिए भी अपन देख लेते हैं। देशांतर के लिए क्या सीन है? देशांतर के लिए फिर से ये बना लो, सॉरी ये बना लेते हैं अपन। हाँ, ये बन गया राजस्थान का मैप। ये लो, राजस्थान के मैप में ये चीज देशांतर कहलाती है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो। हम्म, और ये वाली चीज भी कहलाएगी आपका देशांतर यार। ठीक है। तो ये वाला देशांतर कितने में फैला हुआ है राजस्थान का, ये वाली चीज देखने के लिए अपने को वैसे ही लगाना पड़ेगा कि राजस्थान जो है वो ईस्ट हेमिस्फीयर में था या फिर वेस्ट हेमिस्फीयर में था। आप पहले तो ये बताइए। तो यहाँ पे भी मैं ईस्ट लिख दूं, यहाँ पे भी मैं ईस्ट लिख दूं, कंफ्यूज मत होना कि एक जगह आपको वेस्ट लिखना चाहिए था ना। तो ये फैला हुआ रहता है 69 डिग्री और 30 मिनट, क्या बोल देंगे इसको, पूर्वी देशांतर। इसको बोल देंगे अपन 78 डिग्री और 17 मिनट ईस्ट हेमिस्फीयर या फिर ईस्ट देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर इसको बोल देंगे पूर्वी देशांतर। ये सीन रहता है। अक्षांशों में अपन ने क्या रिप्रेजेंट करे था, इसको भी लिख लेते हैं यहीं पे ही साथ में। 23 डिग्री 03 मिनट से ये 30 डिग्री 12 मिनट था। यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट से ये कितना है 78 डिग्री 17 मिनट तक। ठीक है। तो अब ये वाली डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि अपन ने उसमें भी देखा था। इसमें वाले में आ जाएगी आपके लिए कि 69, तो ये लिख लीजिए और 8 लगा दीजिए। वहाँ पे 826 था, यहाँ पे 869 है। ये देखिए यहाँ पे 69, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपको याद भी हो जाएगा उस हिसाब से। और 8 तो कॉमन है ही है, तो भूलना मत। ये अपना आ गया देशांतरीय विस्तार राजस्थान का। अब चलिए जल्दी से वो जिले भी खत्म कर लेते हैं। कौन सा जिला यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे सबसे दूर इस वाली डायरेक्शन में, अब इसको मैं वेस्ट बोल सकता हूँ, इसको ईस्ट बोल सकता हूँ। देशांतर के लिए नहीं बोला है, ये राजस्थान का जो मैप है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो वेस्ट में सबसे दूर आता है जैसलमेर, तो जिला, तो जिला लिख लो भाई जैसलमेर। जैसलमेर जिले की तहसील आती है सम। सम तहसील में जो न्यू ईयर आता है तब वहाँ पे बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट होता है। इवन विदेशी लोग भी आते हैं, बहुत बढ़िया जगह है, एक बार तो जाके आइए। अब तो इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रहा, लेकिन स्टार्टिंग में जब राजस्थान का टूरिज्म डेवलप हुआ था तब बहुत ज़्यादा लोग आते थे यहाँ पे। अब थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि लोग थोड़ा और ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, उनके थोड़े पार्टी करने के तरीके चेंज हो गए। जैसलमेर में सम तहसील का गांव आता है कटरा गांव। कटरा गांव। देखिए एक चीज आपको 69 डिग्री 30 मिनट्स जो आपको दिख रही है, ये राजस्थान का विस्तार है। इंडिया का कहीं मैप बनाया हुआ है क्या, या फिर रहने देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ ही देख लीजिए, ये है भाई राजस्थान, तो ये यहाँ कहीं का पॉइंट है। इंडिया तो यहाँ से शुरू होता है देशांतर के बेसिस पे। इंडिया शुरू होता है 68 डिग्री और 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट नहीं 7 मिनट, एक सेकेंड। हाँ,
यहाँ कहीं से भारत स्टार्ट होता है 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट। मैंने भी गलत लिख ही दिया ना, 07 मिनट ईस्ट। आदत में यही रखना। तो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इंडिया के बाद में थोड़ा सा इधर डायरेक्शन में राजस्थान आता है। तो इसका ये वाला और ये वाला जो पार्ट है उसके बीच का, अच्छा अपन ये जिले देख रहे थे पहले, तो जिले में यहाँ पे आ जाता है आपका धौलपुर जिला, जिसकी राजा खेड़ा करके तहसील है, और गांव का नाम आ जाता है सिलाना गांव। यहाँ पे बोरकुंडा था, यहाँ पे कोणा गांव था, बोरकुंड गांव, कोणा गांव, और यहाँ पे एक सम तहसील का कटरा गांव है, और यहाँ पे सिलाना। देखो इसको भी याद करने की छोटी सी ट्रिक देख लीजिए। धोल मतलब धोड़ा, सफेद, सफेद कलर का कपड़ा सिला रहा है, राजा सिला रहा है, ठीक है। धौलपुर, पूर वैसे कपड़े को भी तो बोलते हैं तो सफेद कलर का कपड़ा राजा सिला रहा है इधर ईस्ट वाली साइड में, और इधर कपड़ा कट गया, ऐसे करके एक छोटा सा ट्रिक बना के एक बार के लिए। ये ट्रिक्स जो होती है ना, शॉर्ट टर्म ट्रिक्स होती है, इससे आपके दिमाग में भी बैठ जाती है और आपको याद भी रह जाता है। और ये चीज तो हुई अपने गाँव की। अब एक चीज और देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिस्टेंस है। ये 69 डिग्री, ये सब 78 डिग्री, इनके बीच में जो डिस्टेंस आती है वो निकल के आती है, डिफरेंस आता है 8 डिग्री देशांतरीय डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अंतर। ये निकल के आता है 8 डिग्री और 47 मिनट। आप ऐड करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट्स में, तो ये आ जाएगा 78 डिग्री और 17 मिनट्स। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है क्या, मुझे ये बता दीजिए जल्दी से। अपन चल लेते हैं जल्दी से ऊपर। यहाँ देखा था अपन ने ये कोणा गांव वगैरह, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये कर्क रेखा गुजरती है, 26 किलोमीटर की है। फिर ये सूर्य की किरणें देखी थी, तिरछी सीधी कहाँ पड़ती है। फिर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में अपन ने ये सारी चीज़ें देखी है। और इसी चीज़ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अपन ने ये भी तो देखा था कि अर्थ पे ईस्ट पहले आता है, सॉरी जो सूर्योदय की जो, एक सेकंड यहीं पे देख लो आप। अगर मैं बोलूं कि यहाँ कहीं पे राजस्थान का सबसे ईस्टतम कोना है, मतलब पूर्व वाला, सबसे पूर्व वाला कोना है, ईस्ट ईस्ट वाला, ईस्ट मोस्ट, तो वेस्ट वाला किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि ये चीज़ कहना चाह रहा हूं मैं कि धौलपुर में सबसे पहली बार सूर्योदय होगा। जैसलमेर में अभी सूर्योदय नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद होगा, क्योंकि अपन ने देखा था कि 1 डिग्री कितनी देर में घूमती है, 1 मिनट कितनी देर में घूमती है, उसका भी फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व में जो सूर्योदय होता है, उसके बाद पश्चिम में सूर्योदय होने वाले टाइम में जो डिफरेंस है, पूर्व के सूर्योदय 35 मिनट, और समय वाली मिनट है घड़ी वाला 8 सेकेंड पहले हो जाता है पश्चिम से। या फिर मैं लिख दूं, पश्चिम में, आप साथ साथ में लिख भी लेना कि वेस्ट में, पश्चिम में सूर्योदय 35 मिनट 8 सेकेंड बाद होता है पूर्व से। पश्चिम में सूर्योदय 35 मिनट 8 सेकेंड बाद होता है पूर्व से। सही बात है, बाद ही होगा। यहां तक की चीजें क्लियर हुई क्या? तो ये था अपना राजस्थान का स्थिति और विस्तार, और इसमें एक दो लाइन और रह जाती है, वो भी कर लेते हैं भाई खत्म। अगर मैं इस डायग्राम को 1 मिनट के लिए खराब कर दूं, राजस्थान का सबसे मध्य का तो देशांतर और सबसे मध्य का अक्षांश अगर ले, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों काटेंगे। तो राजस्थान का सबसे बीच का जो गांव है वो कौन सा है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। आपको समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में ऐसे काटे तो जो सबसे बीच का जो गांव आता है वो नागौर जिले में आता है, और नागौर जिले का लांपोलाई करके एक गांव है, जो मेड़ता के अंडर आता है, मेड़ता तहसील है या जो भी है, उसके मेड़ता के अंडर में आता है, मेड़ता नागौर में। ये सबसे बीच का गांव है, सबसे मध्य का गांव है, मध्य का गांव।
और सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग आजकल एक नया नाम और चलने लग गया है, गगराना करके गांव है, गगराना गांव, ये भी मेड़ता का ही है। एग्जैक्ट लोकेशन जो सैटेलाइट्स की है, एग्जाम में अभी तक लामपोलाई आता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लामपोलाई और गगराना दोनों दे दिया जाए। जब लामपोलाई आए तो समझना अभी भी ये लामपोलाई मान रहे हैं, गगराना अगर आ जाए तब आपको समझना है कि अपडेट हो चुका है, सैटेलाइट के अकॉर्डिंग मान रहे हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब एक विकिरण वाला और देख लेते हैं, फिर उसके साथ ही टॉपिक भी खत्म हो जाएगा अपना। ये अगर राजस्थान का मैप मैं फिर से बना दूं लास्ट बार आज की क्लास में, ये राजस्थान का मैप है भाई। ये राजस्थान के मैप में यहाँ कहीं पे अगर मैं ये लाइन खींचूं सीधी, ये खींचूं ऐसे, तो आपके पास में दो लाइंस और बन सकती है। एक लाइन तो बनेगी ऐसे और एक लाइन बनेगी आपके पास में ऐसे, ऐसे। इसको अगर मैं बोलूँ वेस्ट, इसको मैं बोलूँ अगर ईस्ट, इसको मैं बोलूँ अगर नॉर्थ, इसको मैं अगर बोलूँ साउथ, ये तो सीधी रेखाएं हैं। विकिरण वाली रेखाएं कौन सी है? ये वाला ब्लू वाली जो है ये विकिरण है, ये आती है 784 किलोमीटर। 786 होता तो मुस्लिम जो समुदाय है या धर्म जो है उसमें जो पवित्र जो नंबर होता है 786, उस हिसाब से याद रख लेना, दो कम है उससे, 784। इस वाले के लिए अगर मैं कहूँ तो ये 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। आप इसको खुद से हिंदी में भी लिख लेना, साउथ को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ की जो डायरेक्शन है उसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली है वो कैसे आएगी? साउथ ईस्ट बोलो या ईस्ट साउथ बोलो, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ये वाली कितनी हो जाएगी? 850 किलोमीटर। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और नीचे वाले को बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को समझ में आना चाहिए कि कौन सी वाली विकिरण कैसे है, लंबी कौन सी है और कम ज्यादा कौन सी है और कम कौन सी है ना। और अब मैं एक चीज बोलूं कि ये टॉपिक कंप्लीट होता है अक्षांश और देशांतरों से रिलेटेड। एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत आराम से डायरेक्ट पूछते हैं, और राजस्थान का एक्सटेंशन ही पूछ लेंगे, क्या पता वो आपसे कोई गांव पूछ ले, बोरकुंडा, सम, फलाना ढिकना, कुछ भी पूछ ले। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते भी रहते हैं। अभी एक 2023 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, तो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि उनको तो एग्जामिनर को पता है पेपर बनाना है टफ। टफ बनाने के लिए पूछते हैं बेसिक चीजें जो अपन पढ़ते ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इनको हल्के में लेना ही नहीं है। और अपन पूरी ज्योग्राफी ऐसे ही करते हुए चलेंगे बहुत बढ़िया से। तो यहाँ तक का मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ अपन ने जो भी कुछ पढ़ा। मेन तो ये है अपना अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इसके लिए अपन ने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझे, और अपन ने लास्ट में खत्म किया ये। अब अपन नेक्स्ट क्लास में राजस्थान के कौन से जिले बड़े हैं कौन से छोटे हैं वो क्वेश्चन भी देख लेंगे, नए के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे कि भाई नए के अंदर कौन सा जिला छोटा हो गया, बड़ा हो गया, खैरतल तिजारा शायद है, और वो चीज़ अपन देख लेंगे। और आगे पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश पे। तो तब तक पढ़ते रहिए ढंग से, कोई चीज़ में डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। टेलीग्राम पे जुड़िए, आप टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे 1 to 1 हो जाएगा। और दूसरी बात अपन आगे देखेंगे कि कॉलिंग पे भी देख लेंगे, कोई अगर डाउट आपको ज़्यादा खा रहा है तो उस हिसाब से अपन कुछ डिटेल में डिस्कस करना हो, पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप पढ़ना शुरू कीजिए, सीरियसली लीजिए इनको, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, इवन बहुत कुछ इंक्लूड किया जा रहा है। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए तबीयत का, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन।